नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन से क्लासेस में ले नहीं पाया था किसी कारण से। हम पुनः वापस लौटते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को लेके। हमने आर्टिकल 19 को बहुत अच्छे से पिछले सेशन में पढ़ा था और आज हम इस क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 20, 21 और 22 को लेकर बात करेंगे। तो हमारी सीरीज जो थी उसके अंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपको बता देता हूँ कि मूल अधिकारों को लेकर कई विद्यार्थी ये मैसेज करते हैं कि समय सर इसमें सीरीज में काफ़ी लग गया है। हाँ, मैं भी ये स्वीकार कर रहा हूँ कि समय तो लग गया काफ़ी, क्योंकि नियमित रूप से मैं क्लास से ले नहीं पाया। ये सीरीज स्टार्ट करने के बाद ही कुछ ऐसी बातें हुई कि नहीं ले पाए, लेकिन अब जल्द हम इसको पूरा कर लेंगे। उम्मीद हमेशा ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक रखनी चाहिए कि हम नवंबर फर्स्ट वीक तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अपने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना को। उसके बाद में हम फिर कुछ देखते हैं, नई सीरीज को शुरू करेंगे। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में। तो हम इसके अंदर पढ़ रहे थे मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार हमारा चल रहा था। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन हम जितना पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से समग्रता से पढ़ रहे हैं। आप समझिए कि ये चारों टॉपिक पूरे होने के बाद में आप यहाँ से अगर अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपको कहीं से वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कि एक क्लास में, 2 क्लास, 3 में भी करवा सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, गहराई से, समग्रता से, तो ये कई समय तक पढ़े रहेंगे। आप क्लास से कभी भी, कोई भी आने वाली जनरेशन भी क्लास से ले सकती है। ऐसा है, जो भी काम एक बार करें, लेकिन काम को थोड़ा व्यवस्थित और पक्का काम करना, थोड़ा मैं ठीक समझता हूँ उसको। क्योंकि कोई यूट्यूब पे आके पढ़े तो कम से कम उसको फायदा तो मिले। ऐसे ही अगर शॉर्टकट करवा दे तो उससे न तो कोई आपको प्रॉफिट होने वाला है और न मुझे कुछ उससे संतुष्टि मिलने वाली है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 को लेकर। 19 हम लिख चुके हैं, आगे आप लिखें अनुच्छेद 20 क्या बात करता है। सबसे पहली बात आप लोग समझे कि अनुच्छेद 20 का संबंध जो है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। तो अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाए अपराध के, तो भी उसके साथ में मानवता का व्यवहार किया जाएगा। ये इसका मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति अपराध कर ले तो फिर उसके साथ में बहुत घिनौना या कैसे भी उसको दंडित किया जाए, ऐसा नहीं होता है। ये आर्टिकल इसी बात से संरक्षण देता है कि अगर कोई व्यक्ति माना कि कोई गलती कर दे, अपराध कर दे, तो उसके भी कुछ सिस्टम है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि इसका पहला क्लोज आप लोग देखिए क्या कहते हैं। फर्स्ट क्लोज कहते हैं आर्टिकल 20 का कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे प्रवर्त विधि के अनुसार, प्रवर्त विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। प्रवर्त विधि का मतलब ये हो गया कि जो विधि उस समय लागू है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध करने के पश्चात जो विधि बनाई जाती है उसके अनुसार किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे अपराध कर दिया कोई व्यक्ति, अंडर, मैंने कहा कि प्रोसेस चल रहा हो, अपन कह सकते हैं कि जजमेंट ट्रायल में हो, ऐसी स्थिति में भी बाद में अगर कोई विधि बनती है अपराध के बाद में, तो उसके अनुसार व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसको सिद्धांत को कहते हैं कार्योत्तर विधि से
संरक्षण सिद्धांत। इसका मतलब ये है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण की बात अगर करें कि अपराध के पश्चात बनने वाली विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। अपराध पश्चात बनने वाली विधि से दंडित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। हम कह सकते हैं अर्थात अपराध के समय प्रवर्त विधि अनुसार दंडित किया जाएगा। अनुसार दंडित किया जाएगा। ये आप लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम अगली बात करें तो किसी व्यक्ति को आर्टिकल 20 का 2 नंबर क्लोज कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई अपराध कर ले और जब मन चाहे तब उसको दंडित करते रहें। एक बार कर लिया, फिर कभी मन हो गया, फिर उसको दंडित कर लें उसी अपराध के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति गलती करेगा तो उसको एक बार ही सजा दी जाएगी। जैसे हम बात करें कि कई बार सरकारी विद्यालयों में कुछ नोटोरियस बच्चे होते हैं, तो गलती करने पर शिक्षक के द्वारा आजकल तो पनिशमेंट बंद कर दिया, लेकिन आज से कई साल पहले बहुत इस प्रकार का था कि कोई नोटोरियस स्टूडेंट होता था जो विद्यार्थी मतलब ऐसा विद्यार्थी जो अध्यापक को पढ़ाने में डिस्टर्ब करता था। तो गुरुजी आते ही एक उसको ऐसे ही मार देते थे। जो बोलता था मेरी गलती क्या है, तो कल गलती की थी उसकी, आज तो कल मारी थी, तो फिर एक और आज के मार दी। तो ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि अब तो सजा का प्रावधान ही बंद कर दिया है। सरकार को लगा कि ये बच्चे के विकास में अवरोधक है। उस समय तो सहायक था, ठीक था। तो कुल मिला के हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। हम कह सकते हैं दोहरे दंड से संरक्षण मिलता है। तो क्लॉज नंबर 2 आप लिखें कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोहरे दंड से संरक्षण। तो इसका मतलब यही है कि दोहरे दंड से संरक्षण मतलब एक व्यक्ति एक बार अपराध करेगा तो उसको एक बार ही सजा दी जाएगी। अब ये ध्यान में रखना कि इस प्रकार की बातें जो है सिर्फ आपराधिक मामलों में, ये आपराधिक मामलों में, केवल सिविल मामलों में ऐसा हो सकता है कि 2 बार सजा दी जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में अगर गिरफ्तार होता है तो एक तो पुलिस भी उसको रिमांड ले सकती हैं, उसको जेल में भी डाला जा सकता है, विभाग की तरफ से उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो सिविल मामलों की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ क्रिमिनल आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में। तो इसके बाद में तीसरा इसका क्लोज जो बात करता है वो थोड़ा आप देखना कि 20 नंबर आर्टिकल 20 ही है और उसका क्लोज नंबर 3 बात करता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता।
इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ इस बात को लेकर मजबूर नहीं किया जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति जुर्म करे, अपराध करे, वही उसके खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। तो इस सिद्धांत को कहते हैं आत्म अभिशंसन का अधिकार। आत्म अभिशंसन का अधिकार। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई बार विभिन्न प्रकार की ऐसी जांचें की जाती हैं जिससे व्यक्ति खुद मतलब कुछ अगर जो बोलता है उसी को साक्ष्य मान लिया जाता है। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, इसको आप लिखते हैं, ठीक है, से संरक्षण। तो जैसे हम बात करते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट है, पॉलीग्राफी किया जाता है, नार्को टेस्ट या नार्को टेस्ट, जिसको सामान्य भाषा में नार्को टेस्ट कहते हैं, ब्रेन मैपिंग। तो इस प्रकार के जो टेस्ट किए जाते हैं, ब्रेन मैपिंग करना, नार्को टेस्ट करना, पॉलीग्राफी करना, तो इसमें क्या होता है कि नशीली दवाई देकर व्यक्ति को सच उगलवाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ज्यादा नशा होने से हमारा नर्वस सिस्टम वैसे काम नहीं करता है जैसा हम चाहते हैं। वैसे जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो कहीं न कहीं शरीर में कुछ रिएक्ट होता है, अलग एक्टिविटी होती है। जैसे एक व्यक्ति, कई ऐसे पुराने लोग भी हैं जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति को ऐसे ही पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके हाव भाव से। तो ये कुछ साइंस की ऐसे टेस्ट हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति को इस प्रकार की दवाइयाँ देके उसका ब्रेन मैपिंग करके। तो क्या ये आपको क्या लगता है आर्टिकल 20(3) के खिलाफ है? तो आप लोग ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है सेल्वी बनाम कर्नाटकवाद। तो आप लिखना इसको, सेल्वी बनाम कर्नाटकवाद में इसे प्रतिबंधित किया गया। कहा कि अगर इस प्रकार का कुछ भी करना है तो ये उसकी इच्छा से हो सकता है। व्यक्ति की अगर इच्छा है कि मैं इस प्रकार का अपराधी नहीं हूं तो ये टेस्ट करवाए जाते हैं। हालांकि अब ऐसा होता है कि पुलिस इच्छा बना लेती है, जब टेस्ट एजेंसी को करना होता है तो एक साइन करवा देते कि हाँ मेरी इच्छा है कि मेरी पॉलीग्राफी करें, ब्रेन मैपिंग करें या नार्को टेस्ट करना, एक अलग मामला है। लेकिन जैसे हम बात करें कि डीएनए और फिंगरप्रिंट जो है वो टेस्ट किया जा सकता है, उसमें व्यक्ति की लाइफ को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ही वाद है। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है मिस्टर एक्स बनाम मिस्टर एक्स बनाम मिसेज सेठ। ये ऐसे काल्पनिक नाम देके ठीक है ना। इसमें दो चीजों को, एक तो डीएनए टेस्ट प्लस फिंगरप्रिंट को वैध माना है, ध्यान में रखना है, इसको वैध माना है। तो ये केस आप अच्छे से याद रख लें। दूसरा सेल्वी बनाम कर्नाटकवाद 2010 का जो वाद है जिसमें इस प्रकार के जो ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, इसको प्रतिबंधित किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का केस है कि व्यक्ति की स्वेच्छा से ये कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 20 को लेकर, जो सारी बातें इस प्रकार से करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 21 को आप लोग देखें कि ये आर्टिकल वैसे बहुत छोटा है, किसी प्रकार के क्लोज नहीं है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक रूप से भी देखें तो इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा महत्व है। हालांकि जिस समय संविधान बनाया गया उसी समय भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस आर्टिकल का बहुत महत्व बताया गया। हम बात करेंगे कि इस अनुच्छेद को संविधान का मेरुदंड या मैग्ना कार्टा कहा गया। कुछ तो इसमें इस प्रकार की बात कुछ अलग से थी, तब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल क्या बात करता है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग इसको इस प्रकार से लगाएं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर यह आर्टिकल 21 बात करता है। इसका मतलब ये है कि यह अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसमें इस प्रकार से लिखें कि इसमें क्लोज वगैरह नहीं है, सीधा लिखा गया है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 21 इस प्रकार से बात करता है। अब ये आर्टिकल मैंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि भीमराव अम्बेडकर इसके लिए कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा, इसको संविधान का मैग्ना कार्टा या फिर इसी को संविधान का मेरुदंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का मेरुदंड। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। अब देखिए, किसी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल विभिन्न प्रकार के अधिकार व्यक्तियों को देता है। जैसे हमने आर्टिकल 19 में पढ़े थे, उसी प्रकार आर्टिकल 21 भी विभिन्न प्रकार के अधिकार देता है। लेकिन अभी की बात करें कि एक विधि की स्थापित प्रक्रिया, एक विधि की उचित प्रक्रिया, पहले ऐसे था कि बहुत समय पहले से अगर हम बात करें कि आर्टिकल 21 लोगों को प्राप्त था विधि की स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से लोगों को वंचित किया जा सकता है। स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब है कि अगर विधि की प्रक्रिया अगर सही है, ये ध्यान में रखना कि जापान के संविधान में मूल रूप से ली गई है, जापान के संविधान से। और इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रक्रिया से, विधि की प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। विधि की प्रक्रिया से वंचित कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। और ऐसी बात एक केस में आई, आपको याद रखना पड़ेगा। ये 1950 का एक केस है, ए.के. गोपालन बनाम ए.के. गोपालन वाद। आप याद रख लें कि ए.के. गोपालन वाद में कहा गया है। तो ये बात जो है इस वाद में कही गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है कि भारत में स्टार्ट में ऐसा ही था कि विधि की स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को यहां से वंचित कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये नहीं देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति विधि की भावना को नहीं देखा जाएगा कि भावना उसकी क्या है। पहले ऐसा था, ए.के. गोपालन केस से लेकर एक केस आया मेनका गांधीवाद, तब तक मैंने कहा कि इस प्रकार का ही सिस्टम चलता था। मेनका गांधीवाद तक की अगर हम लोग बात करें तो ये मेनका गांधीवाद आपको, हालांकि अपन इसको विस्तार से फिर कभी पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आप एक ऐसे देख लें कि 1978 में एक केस आया मेनका गांधीवाद। और मेनका गांधी, हालांकि मेनका गांधीवाद का विशेष संबंध तो विदेश यात्रा से था। किसे था? विदेश यात्रा, क्योंकि मेनका गांधी का पासपोर्ट 1977 में मोरारजी देसाई सरकार जो आई उसके द्वारा जब्त कर लिया गया, इसलिए मेनका गांधी ने
इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया कि मूल अधिकारों का हनन है। और इसी बात को लेकर मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया जो आर्टिकल 21 से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंधित है। तो आर्टिकल 21 में मैंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बदल दिया। मेनका गांधीवाद ने कहा कि अब राज्य जो है विधि की स्थापित नहीं, न्यायपालिका ये देखेगी कि विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, और उचित प्रक्रिया का मतलब विधि उचित है या फिर अनुचित है। अगर विधि की भावना सही नहीं है, विधि स्वयं अनुचित है, तो भी उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। केवल हम विधि की प्रोसेस को नहीं देखेंगे, हम विधि की भावनाओं को देखेंगे कि विधि जो है वो न्यायपूर्ण है या नहीं है। विधि का न्यायपूर्ण होना, ऋजुपूर्ण होना जिसको कहते हैं, विधि का तार्किक होना, न्याय संगत होना, न्यायपूर्ण होना, तार्किक होना या ऋजुपूर्ण होना। इसी का मतलब है कि विधि अगर सही है और उसकी भावना ठीक है तो सही है, अगर भावना गलत है तो विधि को असंवैधानिक न्यायपालिका घोषित कर सकती है। इस बात को लेकर तो व्यक्ति को अपनी लाइफ से, अपनी लिबर्टी से, व्यक्ति को अपनी फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम से न केवल विधि की स्थापित प्रक्रिया बल्कि विधि की उचित प्रक्रिया जो यूएसए में चलती है, लेकिन इस बात के बाद में हमने भी इसको अपनाया है, ध्यान में रखना। तो ये कुल मिलाकर मेनका गांधीवाद जो है प्राकृतिक न्याय की बात करता है। 3 आर्टिकल को संबंधित बताता है, 14, 19 और 21। ये आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 21 जो है हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। तो हम कुछ बेसिकली बात करते हैं कि यह अधिकार हमें, यह आर्टिकल हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 21 में विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को लेकर हम लोग बात करेंगे। जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार, सुभाष कुमार वाद, गहरी नींद का अधिकार, रामलीला मैदान वाला जो रामदेव जी वाली बात हुई थी कांग्रेस सरकार में, उससे लेकर है। स्वच्छ पर्यावरण MC मेहतावाद है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण से संबंधित विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा गाइडलाइन का संबंध भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण से संबंधित है। धूम्रपान से संरक्षण की बात करता है मुरली देवड़ा बनाम केस या वाद। शिक्षा के अधिकार में 2 वाद याद रखना, एक मोहिनी जैन वाद जो जीवन के अधिकार को शिक्षा से जोड़ता है, और शिक्षा को मौलिक अधिकार उन्नीकृष्णन वाद। तो 2 वाद का संबंध इससे है। इसके बाद में हम करते हैं बात निजता का अधिकार, फुतुस्वामी वाद है जिसकी अध्यक्षता JS खेहर ने की थी, 9 न्यायाधीश थे। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी पीठ में कम से कम न्यायाधीश जो होते हैं वो 5 न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार की पीठ, संविधान पीठ की बात करें, और ये पीठ हमेशा विषम संख्या में ही होती है। अक्सर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग उसमें कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि हर पीठ के न्यायाधीशों की संख्या याद होना पॉसिबल नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। जैसे बड़ी कोई पीठ है, केशवानंद भारती की है 13 न्यायाधीशों की अब तक की बड़ी पीठ, उसे याद किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें दूसरी किसी पीठ का पूछते हैं तो सम संख्या में अगर दिया हुआ है तो आप मानिए कि सम संख्या में कोई संविधान की पीठ गठित नहीं होती है, क्योंकि उसमें निर्णय सही से नहीं आ पाता है। 5-5 हो गए, क्या माना जाएगा उसमें? तो संविधान की पीठ विषम संख्या में होती है। JS खेहर, ये निजता के अधिकार की फुतुस्वामीवाद, विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधीवाद है जो अभी हम चर्चा थोड़ी देर पहले जिसकी कर रहे थे। इसके बाद मनपसंद शादी का अधिकार जो कि हादियावाद से संबंधित है, और एक महान्यायवादी बनाम लक्ष्मी देवीवाद जो है सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं देना, सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं देना। और ये है महान्यायवादी बनाम लक्ष्मी देवी केस। देवीवाद। तो ये कुछ वाद हैं जो आर्टिकल 21 से संबंधित हैं, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
इनको आप अच्छे से देख लें, अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आर्टिकल 20 हमने देख लिया अच्छे से, और आर्टिकल 21 देख लिया। एक हमें बात करनी चाहिए, आर्टिकल 21 क को लेकर हम चर्चा करते हैं, क्या बात करता है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A की अगर बात करें, अनुच्छेद 21 ये बात करता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार है, या फिर बालकों को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार। और ये अगर हम बात करें तो इस प्रकार की बातें जो हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो 86वें संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन आप लोगों को पता होगा कि इसका संबंध ही शिक्षा से है। तो अनुच्छेद मैं कहता हूं कि 3 भागों के अंदर, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य, तीनों में संशोधन करके इस बात को जोड़ दिया गया। तो 86वें संविधान संशोधन का संबंध आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि इसका संबंध भी किससे है, शिक्षा के अधिकार से। और शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो 3 भागों के अंदर इस बात को जोड़ दिया गया। तो भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का भाग 3 में अनुच्छेद 21A, हाँ ये संशोधन 2002 का है, ध्यान में लिख लेना, इसको याद कर लेना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। भाग इसमें अनुच्छेद 45, और इसमें जो है 51 का में 11वां कर्तव्य। तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ बातें जो जिसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखें कि बालक का मतलब केवल लड़के नहीं है, बालक का मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। ये सवाल कुछ समय पहले एक एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखना। RTE राइट टू एजुकेशन जो है उसके तहत इसको प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। तो ध्यान में रखें, आर्टिकल 21 का इस प्रकार की बात करता है। इसके बाद में एक स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 22, जिसको लेके हम बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 22 को लेकर हम लोग बात करेंगे कि क्या करता है ये आर्टिकल बातें। अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का ये अंतिम आर्टिकल है जो बात करता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कुछ ऐसे मामले हैं कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है या निवारक निरोध से संरक्षण की बात करता है। निवारक निरोध का मतलब देखो, गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की 2 तरीके से होती है। एक सामान्य दंड विधि से होती है कि व्यक्ति कोई अपराध करे उसको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा इस प्रकार से गिरफ्तारी होती है कि निवारक निरोध का मतलब होता है यदि कोई अपराध करने वाला हो और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसको निवारक निरोध कहते हैं, कि व्यक्ति अपराध करने वाला हो और उसको गिरफ्तार कर ले। तो दोनों सिचुएशन को आप लोग अच्छे से समझे कि मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति हो कि अपराध करने वाला हो और उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो निवारक निरोध हो जाएगा ये बात। तो आप लोग ध्यान में रखें कि आर्टिकल हम लोग 22 को लेकर बात कर रहे हैं कि कुछ मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार जो किया जाता है। सबसे पहला क्लोज जो है इसका क्लोज ये बात करता है
यदि किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि से गिरफ्तार किया जाए तो उसे कारण बताना आवश्यक है। अब किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि से अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसको कारण बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। ऐसा नहीं कि पुलिस किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर दे, ऐसा नहीं हो जाता है। मुझे पता है कि आज से कई साल पहले पुलिस का बहुत खौफ होता था। गांव के अंदर पुलिस आ जाती थी, लोग ऐसे ही गायब हो जाते थे। लोगों में ऐसा परसेप्शन था कि पुलिस आई है, किसी को भी उठा के ले जा सकती है। हालांकि अब मैंने कहा कि एजुकेशन आ गया, लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस आ गई है, वो समझने लग गए हैं कि पुलिस के कहाँ तक कार्य होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन पहले लोग ऐसे ही सोचते थे कि पुलिस चाहे उससे गिरफ्तार ऐसे ही कर सकती है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे कारण बताना आवश्यक होगा। बिना कारण किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 22 का 1 नंबर क्लोज कहता है। इसी के अंदर एक और बात का उल्लेख है कि कारण बताना आवश्यक है और अपने मनपसंद विधि व्यवसायी से परामर्श कर सकता है। अपने मनपसंद विधि व्यवसायी का मतलब वकील से, विधि व्यवसायी से विमर्श कर सकता है, परामर्श कर सकता है। ये एक बात हो गई कि अपने वकील से मिल सकता है। अब दूसरी बात है कि पुलिस गिरफ्तार किसी व्यक्ति को करती है तो अपनी पुलिस कस्टडी में ज्यादा दिन तक नहीं रखेगी, उसको मतलब जुडिशियल कस्टडी जेसी करना होगा। हम कई बार सुनते हैं कि उसको जेसी किया गया, पीसी से जेसी करना जरूरी होता है। पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 24 घंटे तक किसी अपराधी को सामान्य दंड विधि वाले को रखा जा सकता है। मैं बार बार सामान्य दंड विधि इसलिए कह रहा हूं कि गिरफ्तारी का दूसरा कारण निवारक निरोध भी हो सकता है, किसी को अपराध करने से रोकना। तो वो थोड़ा रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है, ऐसा सामान्य सी बात नहीं होती है उसमें। ऐसा नहीं कि कल कोई मारपीट करने वाला था, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये निवारक निरोध नहीं है, ये सामान्य दंड है। लेकिन बड़ा अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे कोई टेररिस्ट है, आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी घटनाओं की बात कर रहा हूं। दूसरा देखना, इसमें एक क्लोज है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो दूसरा देखिए कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये एक और बात हो गई कि इस प्रकार, अब ये सामान्य वाला ही है कि इस प्रकार के व्यक्ति को गिरफ्तार जो किया है 24 घंटे में। अब देखना, इस 24 घंटे की अवधि के अंदर एक तो यात्रा अवधि नहीं गिनी जाएगी, ध्यान में रखना, यात्रा अवधि को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। हालांकि अवकाश भी है तो भी इसमें काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यात्रा अवधि के स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये दो बातें जो हैं, एक उन लोगों पे लागू नहीं होगी, यह अधिकार उन लोगों के पास में, तीसरा क्लोज कहता नहीं है, यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं है या तो कोई व्यक्ति शत्रु देश का है, कहाँ का है, शत्रु देश का है। जैसे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है तो वो हमारे यहाँ पे आके ये अधिकार नहीं जता सकता है कि मुझे 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाए, कारण बताया जाए, वकील से मिलने दिया जाए, ऐसी बात नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी, इसमें दूसरा क्लोज और एक बात करते हैं कि निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को, अब यही निवारक निरोध आ गया। निवारक निरोध में गिरफ्तारी अगर किसी व्यक्ति की हुई है
तो उसको 48 या 24 घंटे में पेश करना अनिवार्य नहीं है। ये बात ध्यान में रखें कि 24 घंटे में उसी को पेश करेंगे जो सामान्य दंड विधि से गिरफ्तार किया गया है। अब हम लोग बात इसमें करते हैं कि अगर इस प्रकार के व्यक्ति को कितने समय रख सकते हैं। निवारक निरोध अगर आप लोग समझ गए हैं कि इस गिरफ्तारी का मतलब है कि अपराध को रोकना, अपराध को रोकने हेतु गिरफ्तारी। गंभीर मामलों में ये गिरफ्तारी की जाती है। अब इस प्रकार के व्यक्ति को ध्यान में रखें कि चौथा क्लोज कहता है कि निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को कितने माह में, 3 माह में, निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय समक्ष पेश किया जाएगा। ये एक चौथा क्लोज जो है इसमें बात करता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को भी जो है निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह में न्यायालय समक्ष पेश किया जाएगा। दूसरी बात है कि इस प्रकार के व्यक्ति को भी कारण बताया जाएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना कि 5वां जो इसका क्लोज है वो बात करता है कि निवारक निरोध में गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। तथा विधि व्यवसायी से परामर्श कर सकता है। परामर्श कर सकता है। तो हमें लगता है कि ये ठीक मामला हो गया, तो सेम ही स्थिति है। लेकिन 6 नंबर वापिस क्लोज सेम बात कर लेता है कि अगर राष्ट्र हित में, लोक हित में बताया जाना आवश्यक नहीं है या फिर इससे राष्ट्र या लोक हित को कोई नुकसान हो सकता है तो कारण नहीं बताया जाएगा। राष्ट्रहित या लोक हित के कारण के लोकहित प्रभावित होने की स्थिति में कारण नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। तो इसका मतलब कारण बताना आवश्यक नहीं है, तो कारण नहीं बताया जाएगा। और लास्ट क्लोज इसकी बात करता है कि निवारक निरोध से संबंधित विधि बनाने का काम संसद का है। तो निवारक निरोध संबंधी विधि बनाएगा, विधि संसद द्वारा बनाई जाएगी। तो संसद ने इस प्रकार की विधियां कई बनाई है, द्वारा बनाई जाएगी। जैसे हम कई बार सुनते हैं टाडा के बारे में, कई बार हम पोटा के बारे में भी सुनते हैं। तो इस प्रकार की विधियां जो हैं बनाने का काम संसद के द्वारा किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि इस प्रकार की कई बार विधियां बनी हैं। कुछ विधि को लेके हम जैसे बात करते हैं कि कौन कौन सी विधियों को इसमें याद रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार के निवारक अधिनियमों में आप लोग कुछ अधिनियमों को विशेष तौर पे याद रख लें। जैसे अगर हम लोग बात करें निवारक निरोध अधिनियम पहला 1950 का, निवारक निरोध अधिनियम 1950 बनाया गया, जो 1969 तक रहा। सबसे पहला अगर पूछा जाए तो निवारक निरोध अधिनियम 1950
1950 का था। इसके बाद में 1971 में आप विशेष याद रखें, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। अधिनियम 1971, ये आपको ध्यान में, इसको मीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो 1971 से 1978 तक रहा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि तीसरा अधिनियम जो इस प्रकार का बनाया गया, वो विदेशी मुद्रा व तस्करी निरोध, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निवारण अधिनियम। तो इसका संबंध दो चीजों से था। एक तो ये बात करता है विदेशी मुद्रा को लेकर, और दूसरा बात करता है तस्करी को लेकर। ये भी इंदिरा गांधी के समय ही बनाया गया, 1974 में। कोपेप्सा इसको कहते हैं। तो मीसा, इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। इसके बाद में आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम याद रखें, 1980 का है, तो वर्तमान में लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का है, 1980। इसके बाद दो और अधिनियमों को आपको विशेष याद रखना पड़ेगा। एक तो टाडा को, ये टेररिस्ट से संबंधित था, 1985 में बनाया गया, 1995 तक। तो दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा पोटा को, टाडा और पोटा, ये 2002 से लेकर 2004 तक रहा। तो 2002 से 2004 तक टाडा और पोटा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को याद रखें कि 1980 का है। तो इस प्रकार से कुछ अधिनियम जो हैं वो बनाए गए थे, जिनका संबंध इस प्रकार से था। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे टाडा और पोटा की फुल फॉर्म थोड़ा आप देख लें, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल, आज स्वतंत्रता का अधिकार, और हमने 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं। आर्टिकल इसमें 20 को पढ़ा, आर्टिकल 21 को पढ़ा, आर्टिकल 22 को पढ़ा। ठीक है, अभी हम बता देते हैं कि इस पूरी श्रृंखला में मैं 5 से 7 क्लासेस ले लूँगा, क्योंकि इसके बाद में हम एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की क्लास लेंगे, एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 2, और तीसरा अल्पसंख्यकों का अधिकार 3। चौथी क्लास हमारी इसमें हो जाएगी आर्टिकल 32 को लेकर, और 33, 34, 35 आर्टिकल को लेकर। तो इस प्रकार से 4 क्लासें, ये एक मौलिक कर्तव्य की क्लास ले लेंगे 1 सवा घंटे की, और 3 से 4 क्लासेस नीति निर्देशक तत्वों की होगी। तो प्रस्तावना से लेकर 4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे 7 से 8 क्लास में, और 7-8 क्लासेस मैंने ले ली हैं। आप लोग अच्छे से प्रत्येक दिन अगर 2 क्लास लें तो भी 5-7 दिन में आपके 4 टॉपिक अच्छे से तैयार हो सकते हैं, अच्छे से नोट्स भी बन सकते हैं। आप लोग लगे रहें, बढ़िया से मेहनत करें, शिद्दत के साथ। मेहनत ही एक चीज़ है जो आपको अपना मुकाम हासिल करवा सकती है। बाकी सारी बातें मैं कहता हूँ कि एक तरफ है, और मैं आपकी मेहनत एक तरफ है। तो आप लोग अच्छे से प्रयास कीजिए। धन्यवाद सारे विद्यार्थियों का, बेस्ट ऑफ लक।